विद्यार्थी मित्रों, अब हम पढ़ेंगे एसएस का 11वां पाठ, भारत का जल संसाधन। उसमें हम प्रस्तावना देखेंगे। जल है तो जीवन है, यानी पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है। आप एक दिन खाने बिना रह सकते हैं, पर पानी के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए बोला है कि जल है तो जीवन है। जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी जल के बिना किसी प्रकार के जीवन ही, यानी प्राणी के, सजीव सृष्टि यानी वनस्पति, प्राणी, मनुष्य, वो जीवन टकाए रखते नहीं है। समग्र सजीव सृष्टि भी जीवन टिकाने के रखने के लिए जल का ही उपयोग करते। यानी समग्र सजीव सृष्टि मानी हम मनुष्य नहीं आते, प्राणी, पक्षी, वृक्ष वगैरह सब आते हैं, तो उनको भी पानी चाहिए। पानी के बिना वो जीवन टकाए रखते नहीं है। इसे जल जीवन का अभिअंग है, यानी जल हमारे जीवन का एक अभिअंग है। तो हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा। जल है तो जीवन है। जल बिना पृथ्वी पर किसी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, यानी जल के बिना कोई जीवन संभव नहीं है। उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं कि पानी नहीं है तो हम किसी और से हम जीवन टकाए रखेंगे, नहीं। खाए बिना एक दो दिन आप चला सकते हैं, पर पानी के बिना आप चला सकते नहीं है जीवन। इसके उपयोग की सूची लंबी है। समग्र सजीव सृष्टि जीवन टिकाऊ रखने के लिए जल का ही उपयोग करते हैं। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसी कृषि एवं उसके उपयोग किसी जाने वाले जल पर है, जबकि विशेष आवश्यकता पीने में, घरेलू कार्यों में एवं उद्योग में रहती है। देखो, जल का उपयोग पानी पीने में तो रहती है, घरेलू काम मानी आपकी मम्मी कचरा पोतू वगैरह सब, रसोई बराबर, कपड़े धोना बराबर, हम सुबह में सब क्रिया करते हैं, उसमें भी हमें पानी की जरूरत, और बड़े बड़े उद्योगों में भी पानी की जरूरत पड़ती है। बड़ी जनसंख्या एवं विकास कार्यों में जिस तेजी से जल राशि का उपयोग हो रहा है, उसी तरह जल की तंगी खड़ी होती जा रही है। देखो, जनसंख्या बढ़ती है बराबर, जनसंख्या बढ़ने का कारण क्योंकि बरसात हमारे अनियमित है, बरसात नियमित नहीं है, बरसात अनियमित है। उसके कारण पीने का जल, यानी हमारे पृथ्वी पर 4% पानी है और 4% में 3% पानी है और 1% जमीन है, पर वो तीनों के तीनों प्रतिशत पानी क्या है, खारा है। इसके लिए वो पीने के काम नहीं आ रहे। यानी पीने लायक पानी हमारे पृथ्वी पर 2 या 3% ही है, तो इसके कारण पानी की समस्या खड़ी हो रही है। इस बात का ध्यान रखकर जल का विवेक पूर्वक उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यानी इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी की बगाड़ नहीं करना चाहिए, बराबर। उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप कपड़े धोते हैं, मम्मी कपड़े धोती है, तो कपड़े का पानी बाद में बचता है, उसे हम चौक वगैरह साफ कर सकते हैं। बर्तन का पानी बचता है तो उसे हम पोछा वगैरह सब कर सकते हैं। तो हमें जितना जरूरत है उतना पानी का उपयोग करना चाहिए। पीने के लिए आधा ग्लास पानी पीना हो तो आप पूरा ग्लास मत भरो, आधा ही भरो। आधे पानी पी के और आधा व्यर्थ करेंगे, डाल देंगे, तो वो पानी का क्या होता है, व्यर्थ होता है। जल मर्यादित संसाधन है। जल का क्या है, मर्यादित संसाधन है। वो कभी खुट जाएगा बराबर, तो उसके कारण उसका मर्यादित उपयोग करो। इसके स्थान पर अन्य कोई संसाधन उपयोग में लिया नहीं जा सकता है। यानी पानी हो, हमें पीने के लिए पानी, तो वो हमें पानी ही चाहिए, उसके अलावा हम कोई संसाधन उपयोग में नहीं ले सकते। यानी खेती के लिए पानी, कोई आपको बुआई करनी हो तो उसमें पानी चाहिए। यानी कोई भी धान उगाना हो, कोई भी वृक्ष उगाना हो, फल फलाती, तो उसमें पानी चाहिए। उसके अलावा दूसरी कोई और संसाधन, यानी पेट्रोल डीजल वगैरह सब हम डाल सकते नहीं है। तो पीने के लिए हम पानी ही चाहिए, इसके लिए वो मर्यादित है, तो उसको हमें पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जल संसाधन के कारण ही पर्यावरण जीवन है। इसे जल जीवन का अभिगम है, यानी जल है तो ही पर्यावरण है। इसके लिए बोला गया कि जल ही एक जीवन का अभिगम है। उसके बाद हम देखेंगे कि जल स्रोत,
मुख्य 3 प्रकार है, वृष्टि जल, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। उसमें वृष्टि जल में क्या, तालाब, नदियाँ, झरने वगैरह सब क्या कहलाते हैं, वृष्टि जल। तो उसमें से हमें पीने का पानी, यानी खेत में सिंचाई के लिए पानी, तो वहीं से हमें मिल सकता है। अभी हमारे यहाँ पानी आता है, नर्मदा का पानी आता है, तो हम वो क्या है, नदियों का पानी हम पीते हैं, बराबर। चलो, पृथ्वी पर जल संसाधन का मुख्य स्रोत वृष्टि जल है, यानी नदी, सरोवर, झरने और कुएं और गौण स्रोत है। ये सभी स्रोत वृष्टि के आभारी है, हमारी वृष्टि के आभारी है ये जल। तो हमें वहीं से पानी, यानी हर एक वस्तु के लिए पानी मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठ की सतह का जल नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरनों वगैरह के रूप में दिखाई देता है। यह भूपृष्ठीय जल है। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत नदियाँ है। उसका मुख्य स्रोत क्या है, नदियाँ। नदियों से पानी हम एक जगह, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव से तीसरे गांव, नहर द्वारा नदियों से भेज सकते हैं। उसके बाद भूमिगत जल, यानी जमीन का अंदर का जल। तो हमें उसको बोर बना के बाहर निकालना, बोर बनाओ, उससे पानी बाहर निकालना पड़ता है। मुख्य जल स्रोत में भूमिगत जल का स्थान महत्व है, यानी ये बारिश की मौसम आती है, बारिश में जो बरसात होती है तो जमीन पे गिरता है, जमीन से अंदर उतरता है, तो पानी जमीन, बरसात का पानी जमीन में उतरता है, तो पानी का स्तर क्या आता है, ऊंचा आता है। भूपृष्ठीय जल के अवशोषण में भूमिगत जल प्राप्त होते हैं। भूमिगत जल राशि मर्यादित है। भारत में उत्तर मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है। दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। आप देख रहे हैं, सिंचाई, बोर बना के पानी को बाहर निकालते हैं, तो वो भूमिगत जल। वो पहले जमीन में बोर बनाना पड़ता है, ऊंडा ऊंडा खाड़ा खोद के बोर बनाना पड़ता है, उसके बाद पानी सिंचाई के लिए ऊपर ला सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जल संसाधन एवं उपयोग। तो जल संसाधन का उपयोग पहले सिंचाई है। भारत में लगभग 84% जल सिंचाई के लिए उपयोगी है। भारत में 84% पानी सिंचाई के लिए उपयोगी है। जल मानी पानी, सिंचाई के लिए उपयोगी। कावेरी नदी में से ग्रैंड एनीकट नामक एक प्रसिद्ध नहर का निर्माण 2वीं सदी में हुआ था, क्योंकि खेत के लिए पानी चाहिए, तो खेत में पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाई जाती थी। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम हैं, कुएं एवं ट्यूब, नहर और तालाब। तो हम आगे पढ़ते हैं। चलो, भारत में लगभग 84 जल सिंचाई के लिए उपयोगी है। उदाहरण स्वरूप 1 किग्रा गेहूं उत्पादन के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपको 1 किग्रा गेहूं उगाना हो तो उसमें 1500 लीटर पानी चाहिए, तभी 1 किग्रा गेहूं उग सकता है। तो हमें खेत में, बराबर, खेत में ज्यादातर पानी चाहिए। इसके कारण नदियों में से नहरें बनाई जाती है और नहरों में से खेतों में पानी लाया जा सकता है। धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। धान होते हैं ना, तो उसमें आधे खेत यानी छोड़ होते, आधे छोड़ पानी तक भरा होना चाहिए, तभी धान अच्छी मात्रा में होते। पटसन के जो कोथड़े वगैरह सब होते हैं, जो सर ने अगले पाठ में आपको समझाया था, तो पटसन भी पानी ज्यादा चाहिए, तब भी पटसन का छोड़ अच्छी मात्रा में उगता है, और उसको भी कोहाने के लिए पानी चाहिए। और गन्ना में भी पानी ज्यादा चाहिए, इसके कारण वो सब नहर होती है, और ये सब कुएं में से, बराबर, भूस्थलीय जमीन में बोर बना के सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करते हैं। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। कावेरी नदी में ग्रैंड एनीकट नामक एक नहर बनाई थी। 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण किया था। उसके बाद कावेरी नदी में से नहर बनाई थी, और 1882 में एक दूसरी यमुना नदी में से भी एक नहर बनाई गई थी। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम है, जो मैंने आपको बताए कि कुएं एवं ट्यूब, नहर और तालाब, बराबर।
तो इनमें से कुएं एवं ट्यूब सिंचाई के मुख्य माध्यम है। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पे आते हैं। सिंचाई का पहला माध्यम है कुआं और ट्यूबवेल, उससे ज्यादा सिंचाई अच्छी मात्रा में होती है। और दूसरे स्थान पे ये सब ना हो सके तो नहर और तालाब का उपयोग करते हैं। नहरों द्वारा सतलज, यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्व के तटीय मैदानों में स्थिर महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी में मुख्य त्रिकोण प्रदेशों में होती है। कुआं एवं ट्यूबवेल काव्य मैदानों में सामान्य। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई पूर्व एवं दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। देखो ज्यादातर गोदावरी नदी, कृष्ण, कावेरी नदी के मुख्य त्रिकोण में से, फिर कुआं ट्यूब में से काव वाले मैदानों में इसकी खेती होती है, और तालाब की सिंचाई दक्षिण के राज्यों में होती है। उसके बाद हम देखेंगे बहुउद्देशीय योजना, यानी भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती है। भारत में छोटी और बड़ी नदियां बहती है, तो उसके कारण हम सिंचाई कर सकते हैं। बहुउद्देशीय अर्थात नदी घाटी के साथ जुड़ी विभिन्न समस्या को हल करती है। नदी होती है वो घाटी के साथ जोड़ी होती है और विभिन्न कोई समस्या होती है उसको दूर करती है। तो उसके बारे में भारत जल परिवहन समृद्ध है। इसका कारण भारत भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियां दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती है। देखो नदियां क्या करती है, एक नदियां दूसरे नदी से मिलती है और उसका पानी, उसके बाद पानी समुद्र में जाता है। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता है। इसकी नदियां योजनाएं बनाई गई है। वो बहुयोजना अर्थात नदियों घाटियों से मिलती है, जो मैंने आपको बताया वही। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण, जमीन कटाव रोकना, सिंचाई एवं पेयजल, उद्योग वस्तियों को दिया जाने वाला पानी, बिजली उत्पादन, आंतरिक जल परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीवन संरक्षण एवं मत्स्य पालन का समावेश होता है। देखो उसके बाद क्या होता है कि बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ आती है तब नियंत्रण करता है, जमीन का कटाव रोकती है, यानी पानी बस्ती में पानी पहुंचाती है, फिर बिजली उत्पन्न होती है, जल का परिवहन, मनोरंजन और वन्य संरक्षण भी होता है, और मत्स्य के लिए भी वो उसका उपयोग होता है। देखो बहुउद्देशीय योजना भाखड़ा नागा तो कौन सी नदी है वो देखेंगे, और लाभनीय राज्य तो भाखड़ा नागलन सतलज नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ मिलता है। कोसी नदी बिहार में, दामोदर घाटी दामोदर में, झारखंड पश्चिम बंगाल को लाभ मिलता है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा, चंबल घाटी चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान को, नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना, कृष्णराज सागर कावेरी कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, नर्मदा घाटी यानी नर्मदा नदी सरदार सरोवर मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र को पानी से लाभ मिलता है। फिर कडाड़ा, वणाकरणी महिसागर गुजरात, उकाई काकरापार तापी नदी गुजरात में आई हुई है, और धरोई साबरमती गुजरात में आई हुई है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों हम अगला टॉपिक देंगे सिंचाई क्षेत्र का वितरण। सिंचाई क्षेत्र का वितरण कैसे होता है कि भारत में प्रत्येक राज्य में संदर्भ में सिंचाई क्षेत्र में बड़ा अंतर है, कि हर एक राज्य में सिंचाई में बड़ा अंतर है। कभी कोई जगह पे सिंचाई अच्छी मात्रा में होती है और कोई जगह पे सिंचाई अच्छी मात्रा में नहीं होती। बुआई क्षेत्र में लगभग 38% भाग में ही सिंचाई होती है। मिजोरम में स्पष्ट बुआई 7.53% क्षेत्र में सिंचाई, और पंजाब का क्षेत्र 90.8% होती है। तो हम आगे पढ़ेंगे। भारत में प्रत्येक राज्य में वो मैंने पढ़ लिया कि सिंचाई में बड़ा अंतर है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी कृष्णा नदी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में, ओडिशा महानदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, पंजाब हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि देशों में सघन सिंचाई क्षेत्र है, क्योंकि वो सब जगह पे नदियां है, नदियों के कारण वहीं से सिंचाई हो सकती है। स्वतंत्र पश्चिम भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग 4 गुना बढ़ा है। स्पष्ट बुआई क्षेत्र में लगभग 38% भाग सिंचाई। भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र में वितरण में बड़ी असमानता है। देखो भारत के क्षेत्रों में काफी सारी असमानता है
कि कभी कोई जगह पे ज़्यादा सिंचाई मिलती है और कोई जगह पे कम सिंचाई मिलती है। यानी मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में केवल 7.3% ही सिंचाई मिलते हैं। तो पंजाब में मैंने बोला कि आपको 90.8% सिंचाई मिलती है। तो प्रमाण स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में संदर्भ में बहुत असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एवं मणिपुरा के कुल बुआई क्षेत्र में 40% से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत है। उसके बाद हम देखेंगे जल संकट, कि हमें जल का भी संकट हो सकता है। जल प्रकृति से मिली अनमोल भेंट है, प्रकृति से मिली एक अनमोल भेंट है, तो उसे हमें पर्याप्त मात्रा में यूज करना चाहिए, क्योंकि उसका हम बेफाम यूज करेंगे तो वो भी खुटेगा। इसके लिए उसको पर्याप्त मात्रा में, बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बड़ी मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदले जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ती रही है। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थितियां, स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांश मनुष्य के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्या रूप है। देखो कि अनाज का मांग बढ़ना, बराबर, नकदी फसलों उत्पादन बढ़ना, शहरीकरण बढ़ना, बराबर, जीवन स्तर बढ़ना, इसके लिए पानी की तंगी बढ़ रही है। वर्तमान समय में भी पश्चिम राजस्थान के शुक्ल क्षेत्र तथा दक्षिणी पायद्वीप पठारी प्रदेश आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या है। देखो पठारी प्रदेश है, बराबर, फिर दक्षिण के पायद्वीप प्रदेश है, तो वहाँ पानी की ज्यादा गंभीर समस्या है। सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में भी पानी गुणवत्ता घट गया है। तो कभी कभी सैकड़ों नगर है, गांव है, तो वहाँ पानी की भी गुणवत्ता घटी गई है। इससे अनेक जनजन्य बीमारियां फैली। पानी की गुणवत्ता घटती है तो बीमारियां, पानी की बीमारियां होती है, कॉलेरा, बराबर, वगैरह सब पानी से होने वाला रोग है। उसके बाद पेय की प्राप्ति तथा शुद्ध पानी जीवन की आधारभूत आवश्यक है। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों को बावजूद भी पानी की मांग एवं उसकी आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। आज भी भारत में 8% शहरों में पेय जल की तीव्र कमी है। देश में लगभग 50% गाँव को आज भी स्वच्छ पेय उपलब्ध कराना का बाकी है। देखो क्या है कि पानी की सुविधा बढ़ाना चाहिए, बराबर, बढ़ाने में बहुत अंतर है। आज भी भारत के शहरों में 8% शहरों में ही पेय पानी पहुंच सकता है, तीव्रता से पहुंच सकता है। काफी 50% गांव में पीने का पानी यानी स्वच्छ पानी पहुंचता नहीं है। काफी समस्याएं है। भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। उसके बावजूद 2/3 कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधारित रहती है। देखो भारत में सिंचाई सुविधा में काफी सुधार आया है, पर अभी भी कृषि में वर्षा, अभी काफी ऐसे गांव है या वो कृषि पे बारिश के ही आधारित होते हैं। वर्तमान समय में कुएं, ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालने में भूमिगत जल का स्तर नीचा गया है। देखो कि वो वर्तमान समय में कुएं और ट्यूबवेल जो मैंने बोला था, वो उसके कारण जमीन में से पानी निकालते हैं तो पानी का स्तर, जमीन के पानी का स्तर क्या हो गया है, नीचा चला गया। परिणाम स्वरूप जल संसाधन घट रहा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकाल से देश में गंभीर प्रश्न खड़े हुए। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपरांत उद्योगों में पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है। घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। देखो घरेलू इकाई यानी घर के काम में बराबर दूषित जल और जल प्रदूषण ज्यादा फैल, नदी नाले होते उसमें कपड़े धोना, गाय भैंस नहलाना, तो उससे भी जल का प्रदूषण फैलता है। उसके बाद हम देखेंगे जल संसाधन की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन। तो जल संसाधन की सुरक्षा के
हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है, कि ये पानी हमारे लिए मर्यादित है, इसका वितरण भी असमान है। जल ऐसा संसाधन है कि उसका सीधा संबंध जीव सृष्टि के साथ है। जल ऐसा संसाधन है कि उसका संबंध जीव सृष्टि के साथ, क्योंकि पानी के बिना कोई सजीव जिंदा रह सकता नहीं है। जल संसाधन की सुरक्षा जल संसाधन के रूप में जाती है। चलो, उसका उपयोग अनुकूलन अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में संबंधित विकास करने के लिए किया जाता है। नदी बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं द्वारा बहकर एक स्राव क्षेत्र बनाते हैं। देखो, नदी एक ऐसी बेसिन है कि एक नदी का पानी दूसरी नदी, और आप देख रहे हैं नदी हमेशा बहती ही रहती, तो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका पानी अनेक शाखाओं से मिलता है। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है। ऋतु के अनुसार होने वाली वर्षा के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे जाता है। ऋतु में जब बरसात होती है, बरसात की ऋतु में बरसात होती है, तो वो पानी नदी में आता है और वही पानी नदी में से आगे बढ़ता जाता है। इसे जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचरण, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागायती, गौचर विकास एवं समुद्री भूमि संचालन के उत्पादन संबंधी कार्यों का समावेश है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखना होता है। इनमें स्थानीय राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। तो स्थानीय सरकार ने नई नई योजनाएं शुरू की है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जल प्लावित क्षेत्र विकास। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे वृष्टि जल संरक्षण। वृष्टि जल को रोककर एकत्रित करने की विशिष्ट पद्धतियां जैसे कि कुएं, छोटे बांध, खेत तालियां आदि का निर्माण करने का समावेश किया जाता है। इन माध्यमों के द्वारा जल संचय को होता है। यह भूमिगत जल स्तर भी ऊंचा आता है। ऐसा करने से घरेलू एवं कृषि आवश्यक पूरी होती है। देखो, वृष्टि जल संचयन से घरेलू और कृषि आवश्यक सब पूरी होती है। वृष्टि जल संचयन के तीन मुख्य उद्देश्य। तो हम वृष्टि जल संचयन के मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे। तो उसमें भूमि जल को एकत्रित करने की क्षमता बढ़ाना तथा उनके जल स्तर को बढ़ाना। दूसरा, जल प्रदूषण घटाना, भूमि जल की गुणवत्ता सुधारना, स्थल मार्गों को जल भराव से बचाना, सतह से बह जाने वाले पानी जल राशि घटाना, गर्मी एवं लंबे शुक्ल समय में पानी से घरेलू आवश्यक पूर्ण करना, पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करना। बड़े शहरों में बहुमंजिली आवासों के बीच वर्षा के पानी का संग्रह हो, उसी भूमिगत टंकियां तथा वर्षा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना। यानी बहुमालिया जो होती है, बहुमालिया बिल्डिंग होती है, उसमें यानी जो भूमि जल रखने के लिए बहुतलीय की टाकी बनाना और वर्षा का जल एकत्रित हो ऐसी जगह बनाना। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए। बाग बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वॉश बेसिन में उपयोग लिए जाने पानी का मितव्य पूर्वक उपयोग करना चाहिए। लोक जागृति उत्पन्न कर तथा जल संरक्षण एवं उसके कुशल व्यवस्था के संबंधित प्रकृतियों को लोक सहयोग बनाना। उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव उतना पुनः उपयोग हो ऐसे प्रयत्न करना। कि एक बार जो पानी मैंने बताया कि कपड़े धोने के बाद जो अच्छा पानी बचता है तो उसे हम चौक धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, तो वैसे करना चाहिए। जलाशय को प्रदूषण से बचाना, जलाशय को प्रदूषण करना नहीं चाहिए। भूमि जल का उपयोग करने वाले इकाइयों पर ध्यान रखना। जल संचरण स्थानों की दुर्दशा तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की पाइपों का तुरंत रिपेयरिंग काम कराना। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक समान उपयोग नहीं लिए जा सके। किसी विशिष्ट क्षेत्र के जल संसाधन का विकास एवं व्यवस्था के लिए संबंधित स्थानीय लोगों का सहकार लेकर उन्हें जोड़ना चाहिए। इस तरह जल का मितव्य पूर्वक उपयोग करना चाहिए, यानी कि जल का
विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जल संचालन के लिए नवीन पद्धति उपयोग में आ रही है। वर्षा हो या न हो, जल संकट हम पर फैलाए, खेत हो या पानी यानी हमें पानी की बूंद बूंद बचाने की आवश्यकता है। जल ही हमारा जीवन है। पानी की एक एक बूंद बचा के रखनी चाहिए। ये पानी का नल टपकता हो तो उसको बदलना चाहिए। तो ऐसे पानी की बूंद बूंद बचा के रखने, और जल ही हमारा जीवन है। विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये 11वां पाठ यहाँ खत्म होता है। हम स्वाध्याय में मैं कुछ प्रश्न टिक करवा रही हूँ, वो टिक कर लो। प्रश्न पहले में दूसरा, तीसरा, प्रश्न दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा और विकल्प सब। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा 11वां पाठ खत्म हुआ।